कुछ कहानियां होती है जो डराती नहीं है बल्कि रूह के अंदर तक उतर जाती है। एविल डेड राइज वैसी ही एक कहानी, खून, चीखे और पागलपन की इंतहा। इस बार जंगल नहीं बल्कि शहर के एक पुराने अपार्टमेंट में बसी ये तबाही। कहानी शुरू होती है एक खूबसूरत लेक साइड कैबिन से, जहाँ तीन दोस्त जेसिका, कैलेब और टेरेसा छुट्टियां मनाने आए हैं। लेकिन इन हंसी ठिठोली के बीच जेसिका की तबीयत अजीब सी हो रही है। वो अपने कमरे में बेहोश सी पड़ी है और टेरेसा उसे देखने आती है। तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा तक नहीं था। जेसिका अचानक उठती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई इंसान नहीं, कोई राक्षस झांक रहा होता है। वो अजीब सी भाषा में कुछ पढ़ रही होती है। उसके बाल अपने आप हवा में उड़ते हैं और टेरेसा के चेहरे से लिपट जाते हैं। टेरेसा डर के मारे बाहर भागती है, जहाँ कैलेब ड्रोन उड़ा रहा था। लेकिन जेसिका अब वो जेसिका नहीं रही। वो ड्रोन से खुद को घायल कर लेती है, पानी में गिरती है और फिर अचानक से कैलेब को खींचकर उसका सर धड़ से अलग कर देती है। खून, पानी और चीखें, और फिर स्क्रीन पर तैरता है टाइटल, एविल डेड राइज। कट टू एक दिन पहले की कहानी। शहर के एक पुरानी बिल्डिंग में रहने वाली दो बहनें हैं, एली और बेथ, जो म्यूजिक टूर पे थी। वो प्रेगनेंसी का टेस्ट कराती है और फिर अपनी बहन एली से मिलने आती है। एली की शादी टूट चुकी है। वो अकेली अपने 3 बच्चों के साथ रह रही है, डैनी, ब्रिजेट और सबसे छोटी कैसी। घर छोटा है, मुश्किलें बड़ी है, लेकिन जिंदगी जैसे तैसे कट रही थी। तभी आता है एक झटका, जमीन हिलती है, बिल्डिंग कांप उठती है और नीचे पार्किंग में जमीन फट जाती है। बच्चे बाहर थे और डैनी को एक अजीब सा गड्ढा दिखता है, जो शायद किसी पुराने बैंक का तहखाना रहा होगा। डैनी वहां उतरता है और उसे वहां कुछ फाइल्स, एक पुरानी किताब और 3 रिकॉर्ड मिलते हैं। हाँ, वही किताब, नेक्रोनोमिकॉन बुक ऑफ द डेड। इस किताब में इंसानी चमड़ी है और खून से लिखा गया है। डैनी उसे घर ले आता है, जबकि ब्रिजेट बार बार उसे मना करती है, लेकिन जिज्ञासा इंसान को कहाँ रोकती है। किताब पर कांटे लगे हैं और जैसे ही डैनी खोलने की कोशिश करता है, उसके हाथ में कट लगता है और खून उस किताब पर गिर जाता है। बस वही खून इस किताब का दरवाजा खोल देता है। डैनी रिकॉर्ड को अपने प्लेयर में बजाता है, जिसमें एक पादरी की आवाज आती है। वो बताता है कि ये किताब इतनी खतरनाक है कि चर्च ने उन्हें निकाल दिया था। जैसे जैसे रिकॉर्डिंग चलती है, किताब के पन्ने अपने आप पलटते हैं और एक बुरी आत्मा इस दुनिया में फिर से आजाद हो जाती है। इस आत्मा को अब चाहिए एक होस्ट, और वो होस्ट बनती है एली। लिफ्ट में फंसी एली के शरीर पर केबल्स लिपटते हैं, उसे झटके देते हैं और फिर वो बदल जाती है। उसकी आंखें बुझ चुकी है और शरीर में कोई और बस चुका है। एली जब वापस घर आती है तो वो अजीब तरह से अंडे तल रही होती है, हंस रही होती है और फिर उल्टी करके गिर पड़ती है। सब घबरा जाते हैं, बच्चे, पड़ोसी, मिस्टर फोंडा और छोटा गैब। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। एली अब उनकी माँ नहीं रही, वो अब एक शैतान है। कहानी यही नहीं रुकती, ये तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो है डर का असली खेल। एली अब पूरी तरह से शैतान के गिरफ्त में है। उसके चेहरे की मासूमियत अब गायब है और उसकी हरकतों में एक अलग ही वहशीपन दिखता है। वो उल्टी करके गिर चुकी होती है, लेकिन अब अचानक उठती है और घर के चारों तरफ घूमने लगती है, जैसे अपने शिकार की तलाश में हो। घर में हर कोई डरा हुआ है। बेथ कुछ समझ नहीं पाती। जो बहन अभी कुछ देर पहले प्यार से बात कर रही थी, अब वही बहन जानवर बन चुकी है। एली धीरे धीरे बच्चों के पास जाती है और तभी वो कांच के टुकड़े से खुद को काट लेती है। फिर एक झटके में अपनी ही बहन के हाथ में वो टुकड़ा घुसेड़ देती है। खून की धारा बहती है, बच्चों की चीखें गूंजती है। ब्रिजेट, जो सबसे बहादुर लगती है, अपनी माँ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब एली कोई इंसान नहीं रही। वो अपने टैटू ड्रिल उठाती है और ब्रिजेट के चेहरे में घुसा देती है। भाई, उस सीन को देखकर रूह कांप उठे। ना खून की कमी थी, ना दर्द की। वो ड्रिल, वो चीख, सब कुछ एक खौफनाक साउंड ट्रैक जैसा था। बेथ किसी तरह एली को घर से बाहर धक्का देती है और दरवाजा बंद कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एली अब बाहर है, लेकिन बिल्डिंग के बाकी लोग अब उसकी पहुंच में हैं। गैब, जो मासूम सा लड़का था, उसे एली बेरहमी से मार देती है। मिस्टर फोंडा को भी नहीं छोड़ती। उसका शरीर ऐसे मरोड़ती है जैसे कोई टॉर्चर मशीन हो
और फिर वो उनकी लाशों को भी जिंदा कर देती है। घर के अंदर ब्रिजेट अब धीरे धीरे डेमोनिक बन रही है। उसके मुंह, आँख, कान, उसकी हर जगह से काला लिक्विड निकल रहा है और फिर वो कांच खाने लगती है। हाँ, असली कांच, एक एक टुकड़ा चबाकर। ये सीन देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। डैनी और कैसी डर के मारे कांप रहे हैं। ब्रिजेट अचानक उन पर हमला कर देती है। किसी तरह कैसी एक स्टिक उठाती है जिसके ऊपर उसकी डॉल का सिर है और उसी से ब्रिजेट के सिर में घुसा देती है और स्टिक का नाम उसने रखा था स्टेफनी। ब्रिजेट मरती नहीं, बस बेहोश हो जाती है। डैनी उसे एक कमरे में बंद कर देती है। अब बेथ रिकॉर्ड सुनना शुरू करती है, वो प्रिस्टस की आवाजें जो बता रही है कि इस किताब से छुटकारा पाना नामुमकिन है। इनकेंटेशन इस दुनिया के नहीं है, कोई भी इन्हें पकड़ेगा दरवाजा खुल जाएगा और जो आया है वो जाएगा नहीं। उधर एली बाहर से घर में घुसने की तरकीबें ढूंढ रही है। वो वेंट से झिरकी लगाती है और कैसी को देख लेती है। उसका रास्ता तय है। वो वेंटिलेशन सिस्टम से घर के अंदर दाखिल होती है और उसी वक्त ब्रिजेट वापस उठ जाती है। वो डैनी पर हमला करती है और उसके ऊपर खून की उल्टी कर देती है। डैनी जलती हुई स्प्रे के लाइटर से ब्रिजेट को जला देती है, लेकिन अब खुद डैनी घायल है और धीरे धीरे संक्रमित हो रही है। अब घर में डर नहीं बल्कि एक युद्ध छिड़ा हुआ है, जिंदा और मुर्दा के बीच। अब तक तो सब उजड़ चुका था। माँ शैतान बन चुकी थी, बेटी भूतिया बन गई थी और बेटा अब भी मौत के दरवाजे पर खड़ा था। बचे थे सिर्फ दो, बेथ और छोटी सी कैसी। लेकिन अब ये बच्ची भी बच्ची नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, साहस था। वो समझ चुकी थी कि अब बचना है तो लड़ना होगा। बेथ रिकॉर्ड सुन रही थी, लेकिन वहाँ कोई उपाय नहीं था। उल्टा उसे पता चला कि ये डेमोनिक एंटी सिर्फ शरीरों के पेजेस नहीं करता, बल्कि जब किसी की शरीर की जान जाती है तो वो बाकी लाशों में मर्ज होकर एक बड़ा शैतान बना सकती है। और यही हुआ। एली, कैब, मिस्टर फोंडा और ब्रिजेट, सबकी लाशें मिलकर एक शैतानी राक्षस में बदल जाती है। उनकी हाथ, पैर, चेहरा सब आपस में ऐसे मिक्स हो गए थे जैसे कोई बुरा सपना। एक स्पाइडर जैसा राक्षस जो इंसानी अंगों में बना हो। वो चीखता है, दौड़ता है और अपने अंदर पड़ी आत्मा को पीड़ा में कराता है। कैसी और बेथ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्डिंग का हर रास्ता बंद है। लिफ्ट अपने आप चलने लगती है और दोनों उसमें घुस जाते हैं। धीरे धीरे ऊपर से नीचे तक लिफ्ट एक टैंक बन जाती है और जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचते हैं, दरवाजे खुलते हैं और खून का सैलाब दोनों बाहर उछाल देता है। भाई, उस सीन को देखकर द शिनिंग याद आ गया, जब लिफ्ट का खून फूटता है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा रियल और खौफनाक था। अब पार्किंग लॉट में जहाँ फिल्म शुरू हुई थी, वहीं पर बेथ और कैसी इस नए राक्षस से टकराती है। वो राक्षस जो अब एक नहीं, चार लोगों की आत्माओं का घालमेल है। वो कैसी को खींचने लगता है, उसका सिर चबा जाने को तैयार, लेकिन बेथ पास रखी शॉटगन उठाती है और सीधे उसके सिर पे ठोक देती है। लेकिन राक्षस फिर भी नहीं मरता। वो दोनों को घसीटते हुए एक वुडन चिपर के पास ले जाता है, वही मशीन जो लकड़ियों को टुकड़ों में काटती है। वहाँ वो कैसी को खींचने लगता है, लेकिन बेथ उसके ऊपर कूद जाती है। दोनों में जबरदस्त हाथापाई होती है और आखिरकार बेथ एक बड़ी सी चेन उठाती है और एली की गर्दन में फंसा देती है और शैतान को सीधे उस मशीन में धकेल देती है। मशीन घूमती है और शैतान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। खून के छींटे, हड्डियों की चरमराहट और चीखों की गूंज के बीच एक भयानक चुप्पी छा जाती है। अब सब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं, क्योंकि अगली सुबह हम उसी बिल्डिंग में एक लड़की जेसिका को देखते हैं, वही जिससे फिल्म की शुरुआत हुई थी। वो पार्किंग लॉट में आती है और चारों ओर खून देखती है। उसके चेहरे पर डर उतरने लगता है और फिर कुछ अजीब होता है। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है, जैसे कोई उसके अंदर घुस आया हो। हाँ, क्योंकि डेमोनिक एंटी मरी नहीं थी, वो अब जेसिका के अंदर घुस चुकी थी। फिल्म फिर वहीं खत्म होती है, लेकिन एक वादा छोड़ जाती है कि अगली तबाही अब फिर से शुरू होगी। तो दोस्तों, यही थी एविल डेड राइज की पूरी कहानी, जो खून और पागलपन से भरी है, लेकिन साथ ही में एक बहन और बच्ची की जंग भी। जंग डर के खिलाफ, शैतान के खिलाफ और उस ताकत के खिलाफ जो कहती है अब कोई नहीं बचेगा।